मजा आता है, लेकिन हमेशा एक कंसर्न रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं टाइम से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मुझे कंप्लीट भी करना होता है। बट आई लव इट, आई लाइक इट, बिकॉज इट गेव मी न्यू वे ऑफ थिंकिंग कंप्लीटली, चीजों को, लाइफ को बेहतर तरीके से समझने के लिए। यही आज आपको करना है। यहाँ से आप बहुत सारे अपने डिसीजंस बदलेंगे। जो डिसीजंस अभी आप कैरी कर रहे हैं, जो बिलीफ कैरी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि वही बिलीफ आपके लिए काफी है, तो आज आपको लगेगा कि नहीं, और भी बहुत सारी ओपनिंग आपके लिए है। आज आप अपने आप को एक्सपेंड होते हुए देखेंगे। जिस तरह से आप एक छोटे से घर को महल में तब्दील कर देते हैं, जब आपके पास बहुत सारी वेल्थ आती है, तो आसपास के गार्डन भी खरीद लेते हैं, कोई और किसी का प्लॉट है वो भी खरीद लेते हैं, एंड यू एक्सपेंड योर हाउस एंड देन यू स्टार्ट लिविंग इन ए पैलेस। द सेम फीलिंग आई गोट व्हेन आई लर्नड दिस टॉपिक, एज इफ मानो मेरा एक्सपेंशन हो गया है, एंड आई एम नॉट लिविंग इन ए स्मॉल हाउस, नाउ आई एम लिविंग इन ए पैलेस। वही फीलिंग बिल्कुल आपके साथ भी होगी। एक एक चीज का आनंद लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक ऐसा तजुर्बा मिलेगा कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी खूब आगे बढ़े, और आप फिजिकल वर्ल्ड में, मॉनेटरी वर्ल्ड में कहीं पर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पूरा टॉपिक आपको हेल्प करेगा। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। इसमें मुझे समझाना ज्यादा पड़ेगा, फिर 5 मिनट की एक्सरसाइज है वैसे तो। इसकी क्लियरिटी ही आपकी, समझ लीजिएगा, जितना इसको आप क्लियरिटी के साथ समझेंगे उतना ही ये आपको इम्पैक्ट डालेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन तो सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट का है, उसे ही मैं खींचूंगा, 5 7 10 मिनट तक करूंगा। लेकिन अगर आपने इसकी क्लियरिटी को समझ लिया, एक एक चीज को समझ लिया, तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें भी आपको एक जगह पर, जहां पर मैं कहूंगा कि इस चीज को बदल लो, जिसके ऊपर मैंने अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम किया, और लोगों को भी कहता हूँ कि इस पर काम कर लो आप। बहुत सारे लोग कहते हैं, पैसे की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, बीमारियों को ठीक करेंगी बात करेंगे, बहुत सारे अपने चीजों को बदलना चाहते हैं, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। तो मैं एक बात कहता हूं कि ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली अपने आप बड़ी हो जाएंगी या बदल जाएंगी, अगर आप एक चीज को बदल ले जो आपके कंट्रोल में है। वो इस चीज आपको यहाँ से मिलेगी। तो आप एक एक पल को ध्यान से सुनिएगा। मैं भी इसे आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। मैंने इसको पूरा दिन अलॉट किया हुआ है इस सेशन में, कि इस टॉपिक को मैं पूरा 2 ढाई घंटे दूंगा। बहुत ही एंजॉय करेंगे, और यहाँ से आपकी निगाहें भी लोगों को जब देखेंगी, तो आप उन्हें एक नए नजरिए से देखेंगे कि ये आदमी अगर कहाँ फंसा हुआ है, क्या इसको बदलना चाहिए। तो आप भी यहाँ पर एक बहुत ही बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर भी बनेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। अपने आप में ये एक वर्कशॉप हो सकती है आपके लिए, अगर आप चाहें तो। इतनी बड़ी वर्कशॉप हो सकती है कि आप इसे 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का प्रोग्राम बना सकते हैं, और उसे बेच सकते हैं। इसके अपने वेबिनार बना सकते हैं, वर्कशॉप्स बना सकते हैं, इसकी काउंसलिंग्स बना सकते हैं। कॉरपोरेट को नई लाइफ देनी हो, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम बना सकते हैं। कपल्स वर्कशॉप सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर बन सकती है। आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक ही काफी है ये टॉपिक, ठीक है ना। और इस टॉपिक को आप लर्न करने के बाद इसके ऊपर काम करिएगा। जब ये टॉपिक मुझे पहली बार मिला, और मैंने देखा कि किसी भी बुक में इसमें 1 पेज से ज्यादा नहीं दिया हुआ, तो मैंने फिर इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया, एक एक इसके एक एक टॉपिक के ऊपर। तो मैंने पाया ये 1 पेज क्या नहीं है, तो पूरी की पूरी बुक लिखी जा सकती है, और उसके बाद भी एक एडवांस बुक लिखी जा सकती है। इसके साथ बहना शुरू करिएगा। ये एक ऐसा खूबसूरत सा आपके लिए, ऐसा लगेगा जैसा आप रिवर में जा रहे हैं, खूबसूरत बहाव के साथ। लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं राइटिंग पैड। आपको राइटिंग पैड दिखाई दे रहा है? राइट। और इसका नाम है टॉपिक का न्यूरो
लॉजिकल अलाइनमेंट। किताबों में यहाँ लेवल्स भी लिखा हुआ है, मैं उसे कई बार छोड़ देता हूं। न्यूरोलॉजिकल लेवल्स अलाइनमेंट, मैं इसे कहता हूं अल्टीमेट इनर अलाइनमेंट। ये मैं इसको ऐसा मानता हूं कि अगर हम अपने अंदर के इनर अलाइनमेंट को अगर करना है तो ये इन अल्टीमेट है, बस इसके बाद कुछ नहीं है। इनर हार्मनी भी कह सकते हैं और इनर रेपो भी कह सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक ट्रायंगल दे रहा हूं, इस ट्रायंगल को बना लीजिएगा। यहाँ पहले लेवल पर लिखिएगा एनवायरमेंट, यहाँ पर लिखिएगा एक्शन और रेस्पॉन्सेस। यहाँ पर लिखिएगा हैबिट्स या फिर कैपेबिलिटीज। यहाँ लिखिएगा बिलीफ सिस्टम। यहाँ पर लिख लीजिएगा वैल्यूज। यहाँ लिखिए आइडेंटिटी। और यहाँ लिखिएगा स्पिरिचुअल लेवल। और ये सब आपके अंदर के पार्ट हैं। यू एग्जिस्ट लाइक दिस। ये सब आपकी कहानी है। पहले लेवल को समझते हैं। एनवायर का मतलब है आपकी सराउंडिंग। वेयर, एनवायरमेंट का मतलब है, अगर इसे नंबर 1 मान लें तो एनवायरमेंट का मतलब है वेयर यू लिव योर लाइफ। ये वो जगह है जहां तुम अपनी जिंदगी को जीते हो। इसमें हवा, पानी, रोशनी, आपके दोस्त, रिश्तेदार, वो सब आते हैं। और ये आपके बाहर का एरिया है, मतलब ये आपका इंटरनल नहीं है, ये आपके बाहर है। एनवायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में
आपके लिए कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ रिश्ते अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहां आपका मन नहीं लग रहा, कुछ एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है जो आपको पीछे खींच रहा है, लेग पुलिंग कर रहा है। यहाँ पर आपकी बहुत सारी शिकायतें भी हैं और यहीं से आपको बहुत सारे रिवार्ड भी मिलते हैं। ये आपके बाहर की चीज है। इस एनवायरनमेंट में जब आप जीते हैं तो आप कुछ एक्शंस करते हैं। ये लेवल नंबर 2 है। कुछ एक्शन करते हैं, आप सुबह उठते हैं, लोगों से मिलते हैं, दुकान पर जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। और इस एनवायरनमेंट में वो आपके रिजल्ट के रूप में या आपके चैलेंज के रूप में दिखाई देता है। ये आपके एनवायरनमेंट में आपके एक्शंस हैं, आपके रेस्पॉन्सेज हैं। और जो मोस्ट ऑफ द रेस्पॉन्सेज जो आते हैं हमारी लाइफ में, मोस्ट ऑफ वो हमारी हैबिट से आते हैं। तो ये तीसरा लेवल है। यहां पर इसे आप लिख सकते हैं, ये आपकी बॉडी है, क्योंकि बॉडी एक्शन करती है। बॉडी में ही हैबिट डेवलप होती है माइंड के द्वारा। माइंड भी है, बॉडी भी है। और ये आपके, आप समझिए कि ये आपकी 60 ट्रिलियन सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप 60 ट्रिलियन सेल्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं। लोग आपके एक्शंस को देखते हैं, आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बातें करते हैं, और वो आपके एक्शन से ही कई बार आपको बताते हैं कि आप कैसे कैसे आदमी हैं, आप अच्छे हैं, आप खराब हैं, आपने ये बोला तो आप अच्छे हैं, आप खराब हैं, लाइक दिस। लेकिन आप इतना तो जान गए हैं कि इस बॉडी को या इनके 60 ट्रिलियन सेल्स जो है रेस्पॉन्ड कर रही है, चाहे वो बीमार हो रही है, चाहे वो डिप्रेशन का शिकार है, चाहे वो कुछ अच्छा काम कर रही हैं, वो कंट्रोल हो रही है आपके माइंड से। तो ये जो आपका ये पार्ट है, ये वाला, ये आपका माइंड है। यहाँ पर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। आपके माइंड का जो, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, उनके लिए बेसिकली 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका बिलीफ सिस्टम, जिसे आप थिंकिंग कहते हैं। दूसरा है आपकी वैल्यूज, जिसे आप हिंदी में संस्कार कहते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये है यहाँ पर कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यही मेरी वैल्यूज है। मेरी वैल्यूज क्या होती है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जब आपके माता पिता आपको बताते थे कि भाई ऐसे करो, ये संस्कार हैं हमारे, तो वो आपको यही बताते हैं थे कि अगर तुम्हें ये खानदान मिला है, ये परवरिश मिली है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और हमें अब तक पूरे के पूरे कोर्स में अभी तक मैंने ये बताया कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स आपकी बॉडी को प्रोग्राम करते हैं या गाइड करते हैं। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 86 बिलियन न्यूरॉन आपके माइंड के, आपकी बॉडी को गाइड करते हैं। चाहे वो सुबह उठना हो, कल पर चीजों को टालना हो, सिगरेट पीनी हो, या बीमार पड़ना हो, नोट कमाने हो, या किसी से झगड़ा करना हो, आपका माइंड आपकी बॉडी को गाइड करता है। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कभी आपने सोचा इस माइंड को कौन गाइड करे? अगर इस माइंड को मैं गाइड करूंगा तो मैं तो उतना ही तो गाइड करूंगा जितना मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है, या फिर मेरे माता पिता ने सिखाया, या मेरे गांव के लोगों ने सिखाया है। पर वो तो काफी नहीं।
और उस पर तो माइंड को बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो मुझे ऐसी सिखा दी गई है जिनको आज मैं ठुकराने के लिए तैयार हूं। पैसे के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें सीख ली है माइंड ने जो निगेटिव है, तो आज तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। माइंड ने किसी बीमारी को पकड़ लिया और वो बीमारी उसने बॉडी को दे दी, और बॉडी इस एनवायरनमेंट में सफर कर रही है, तो आज तो मैं जानता हूं कि माइंड को मैं ये छुड़वाना है। लेकिन अगर मैं गाइड करूंगा माइंड को पूरी तरह से, तो जितना मेरे पास गाइडिंग फैक्टर है या गाइडिंग पावर है उतना ही तो करूंगा। भाई मैं अपने शहर की कुछ एक गलियों को जानता हूं तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं अगर कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मैं कुछ भी नहीं जानता, तो मैं किसे गाइड करूंगा कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, यहाँ के रूल्स क्या है। इज दैट क्लियर? तो अगर आप कॉन्शियस माइंड से ही सारा कुछ अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, तो कॉन्शियस माइंड के पास तो जानकारी थोड़ी सी है, और वो जानकारी वही है जितनी माता पिता के पास थी, रिलेटिव्स के पास थे, आसपास के लोगों के पास थे, और उन्होंने जो वैल्यूज मुझे दे दी कि आप ये हैं, आपको ये करना चाहिए। तो इस माइंड को और कौन गाइड करे? तो माइंड में मैंने पहले बताया बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम का मतलब है जो आपकी सोच है। बिलीफ का मीनिंग क्या होता है मैं बता देता हूं। बिलीफ का मतलब ऐसा समझिए कि एक डिस्टोर्टेड, डिलीटेड, जनरलाइज्ड डीडीजी, डिलीटेड डिस्टोर्टेड ओपिनियन है कोई, लेकिन आप उसे इस तरह से ले बैठे हैं कि आपके न्यूरॉन्स इस पर कोई सवाल नहीं पूछते और उसे वो सच मान लेते हैं, उसे बिलीफ कहा जाता है। क्या होता है बिलीफ सिस्टम? फिर बताता हूं, कहीं लिख लीजिएगा ये, नहीं तो बहुत सारे लोग आपको बिलीफ 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 कहते रहेंगे और आप उसका मीनिंग बताएंगे यकीन, यकीन विश्वास है, यकीन विश्वास, ये तीनों वर्ड यूजलेस है जब तक कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन नहीं पता। बिलीफ का मतलब यकीन होता है जी, यकीन का मतलब आई मीन विश्वास होता है जी, और इन तीनों का पता नहीं जी। तो मैं बताता हूं, बिलीफ का मतलब होता है कि जो आपने डिलीटेड, डिस्टोर्टेड या जनरलाइज्ड ओपिनियन ली हुई है लोगों की या दुनिया की या अपनी, है वो डिलीटेड, डिस्टोर्टेड एंड जनरलाइज्ड, पर आप उसे अपने माइंड में इस तरह से रखते हैं कि आपके न्यूरॉन्स, आपकी ग्लैंड्स, आपकी जीन, आपका डीएनए उसे सच मान लेती है। यानी कि रस्सी को आपने सांप बना लिया और आपकी सेल ने, आपकी जीन ने, आपकी ग्लैंड्स ने, आपके न्यूरॉन्स ने उस रस्सी को सांप मान लिया। इसी का नाम बिलीफ है। रस्सी को रस्सी मान रहे हैं, कोई बात नहीं, ये रस्सी है या सांप है इतना भी अगर सोच रहे हो तो ये डाउट आ गया, ये अभी स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं बना। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं ये रस्सी नहीं, ये सांप ही है, तो आपने रस्सी का सांप बना लिया, क्योंकि आपने रस्सी को इस तरह से डिलीट, डिस्टोर्ट, जनरलाइज कर दिया कि आपके लिए तो वो सांप बन गया, और ये रस्सी अब आपके लिए सांप का ही फियर क्रिएट करती रहेगी। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे बिलीफ बने पड़े हैं, बीमारियों के, अपने पैसे के, अपनी लाइफ के, जो बदलने लायक हैं, पर आप उन्हें नहीं बदल पा रहे हैं। क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? क्योंकि आपका ये यकीन है कि ये यकीन जो मेरे पास पड़े हैं ये सच है। हम अपने बिलीफ को क्यों नहीं बदलते? फिर सुनिएगा, बहुत गहरी चीजें हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन आप अपने बिलीफ को क्यों नहीं बदलते हैं पता है? क्योंकि वो आपके बिलीफ हैं और वो स्ट्रांगली न्यूरॉन में पड़े हुए हैं। उन्होंने आपके न्यूरॉन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ऐसे में कौन सा न्यूरॉन उठकर कहे कि ये गलत है जब उसने ही पकड़ रखा है? तो इसका मतलब है आप अपने बिलीफ को इसलिए सच मानते हैं और उन्हें नहीं छोड़ते क्योंकि आप एक नए बिलीफ को क्रिएट नहीं कर पाते कि ये बिलीफ बदलने लायक है या ये झूठा है, और आप उस पर लड़ जाते हैं। इसलिए कई बार हम ठीक नहीं होते क्योंकि हमें पता है ये बीमारी ठीक नहीं होती, और बस
ये बिलीफ ही अब इस बीमारी को ठीक नहीं होने देगा, क्योंकि इस बिलीफ को काटने के लिए कोई नया न्यूरॉन खड़ा नहीं हो पाएगा आपके पास, क्योंकि आपके माइंड में दो कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ आ ही नहीं सकते, या तो ये रहेगा या ये रहेगा। अगर आपने ये बात समझ ली तो आप एक बदलाव के लिए तैयार हो सकते हैं। कॉन्शियसली कई बार आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानता हूं, ये बिलीफ गलत है जो मेडिकल साइंस ने दिया, या ये जो लोगों ने पैसे का दिया, पर अनकॉन्शियसली वो गहरा पड़ा हुआ है। कॉन्शियसली आप थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं, और आपको आपके 80 बिलियन न्यूरॉन को पता है इसे कॉन्शियसली कहने दो, हमने तो अपनी बात मान रखी है। इसलिए हम अपने बिलीफ को जिंदगी भर रखते हैं, कई बार पूरी जिंदगी उसी पर काट देते हैं, उन्हीं वैल्यूज के ऊपर काट देते हैं जिनको, जो ठीक थी या गलत थी मुझे नहीं पता, पर जो आपने रखी थी वो आपके लिए ठीक होती है, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है ना? तो एक बिलीफ आपके लिए सच हो सकता है, दूसरे के लिए वो बिल्कुल झूठ हो सकता है। वैल्यूज का मीनिंग है यहाँ पर कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपकी लाइफ में आया हुआ है, चाहे बीमारी आई हुई है या फिर खुशियां आई हुई है, गरीबी आई हुई है या फिर अमीरी आई हुई है, अच्छे लोग आए हुए हैं या खराब लोग आए हुए हैं, ये इसलिए आए हुए हैं क्योंकि आपके माइंड ने इन्हें इंपॉर्टेंट माना था। आप कहेंगे मैंने नहीं माना। मैं कब कह रहा हूं कि आपके कॉन्शियस में इन्हें माना है? आपके अनकॉन्शियस ने इन्हें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मान लिया है। ये बीमारी आनी चाहिए, वो आ गई है। ये कैसे आया है? अब इस चीज को छोड़ो, इस चीज को छोड़ो। ठीक है ना? कितने गाने सुने, कितनी बातें सुनी, कितने लोगों के एडवर्टीजमेंट सुने हैं आपने, कितने लोगों की कहानियां सुनी हैं। आपका माइंड उससे बच कैसे गया था जब आप उसके लिए प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे थे अपने आप को। फिर सुन लीजिएगा, जो भी आपकी लाइफ में इस समय है, चाहे वो कंगाली है, चाहे वो नेगेटिव लोग हैं, चाहे वो अमीरी है, चाहे वो पॉजिटिव लोग हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये बीमारी या ये खुशी या ये सेहत आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ये आपकी डीप वैल्यू में कहीं ना कहीं पड़ा था, पर आप इस वैल्यूज को नहीं जानते थे या अभी भी नहीं जानते हो। अगली लाइन भी लिख लीजिएगा, हमारी वैल्यूज कॉम्पेस की तरह होती हैं। जो हमारी वैल्यूज है माइंड में पड़े हुए, हमारे न्यूरॉन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर उन्हें ये पता चल गया, भले ही हमें पता ना चले, वो उसे पूरा जरूर करेगा। क्योंकि वैल्यूज जो हैं, संस्कार जो हैं, वो दिशा सूचक मशीन की तरह हैं, जो आपको डायरेक्शन बताते हैं, इधर जाना है। इसलिए अगर आप किसी आदमी को बीमारी से निकालना चाहते हैं तो उसकी वैल्यूज के ऊपर काम करिए। किसी की शराब छुड़वाना चाहते हैं तो वैल्यूज पर काम करिए। आपके किसी बच्चे को स्कूल में जब होमवर्क या कहा जाता है मेहनत करो, कोई भी स्कूल इन चीजों को पढ़ाता ही नहीं। और मैं ये कहता हूं भैया 6 महीने सिर्फ ये पढ़ाओ बच्चों को, वो अगले 6 महीने में पूरा कोर्स तैयार कर लेंगे। उनको उनकी वैल्यूज ही क्लियर नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए स्टूडेंट के लिए? रेयरली एनी पेरेंट एंड और एनी टीचर नोज। रेयरली रिश्ते की क्या वैल्यू होनी चाहिए? रेयरली वी नो इट। मुश्किल से हमें पता होता है। शादी की क्या वैल्यूज होनी चाहिए? कुछ नहीं पता। इसके ऊपर आती है वर्ड, एक है आइडेंटिटी। आपका माइंड उन चीजों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करके आपकी हैबिट बना देता है जिन चीजों से आप आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब यह है जिसमें आप पूरी तरह से अपने आप को देखते हैं। अगर
वैल्यू के साथ साथ समझ लीजिएगा, तीनों चीजों पे एक ही आएगा, एक ही सेंटेंस। आपकी लाइफ में बीमारी इसलिए है क्योंकि आप उनके साथ आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ये मेरी है, या ये मेरे साथ होनी चाहिए। आपने उनके साथ आइडेंटिफाई कर लिया, ये मेरी है। और आपकी हेल्थ अगर आपकी लाइफ में है तो इसका मतलब है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये मेरी हेल्थ है। आपके पास गलत रोग आ गए हैं लाइफ में, आपने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये मेरे लोग हैं, और वो आपके माइंड ने उन्हें स्पेस दे दिया है। अगर अच्छे लोग हैं और बुरे निकल गए हैं तो आप अच्छे लोगों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेस क्रिएट हो गया है। अगर आप कंगाली में जी रहे हैं तो आप उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अमीरी में जी रहे हैं तो अब आप अमीरी के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर आप छोटी उम्र जी रहे हैं तो आप उसके साथ गलती से आइडेंटिफाई कर चुके हैं। भले ही आपके रिश्तेदार घर पर आके कोई बोल दिया हो, उम्र का क्या पता जी, 50 में बुढ़ापा आने लगा है जी, और आपने सुन लिया हो और आपके माइंड ने उसे आइडेंटिफाई, यानी कि ये मेरा थॉट है, ये बनाकर रख लिया हो। अगर आप लॉन्जिविटी के लिए आइडेंटिफाई करें तो फिर आप लॉन्जिविटी को एंजॉय करेंगे। आपकी बॉडी वैसे ही रेस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि बॉडी नीचे है, ये तीनों ऊपर है। अब सवाल उठता है कि आपकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग है तो इस आइडेंटिटी को कैसे बदलें, वैल्यूज को कैसे निर्धारित करें, और इन बिलीफ्स को कैसे बदलें। लेकिन इन्हें बदलकर इन्हें गाइड कौन करेगा कि हमें कौन सा बिलीफ रखना है और कौन सा नहीं रखना है। पैसा खराब चीज है, इस बिलीफ को मैं बदल दूं, लेकिन पैसा अच्छी चीज है, इस बिलीफ का मेरे अंदर इंटेंसिटी नहीं बनेगी तो मैं क्यों रखूंगा। इसे कौन बताएगा कि ये सब मुझे रखना चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके माइंड के ऊपर भी एक और चीज है जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं। उसे आप सुपर माइंड कह दें, उसे आप सोल कह दें, उसे आप सुपर कॉन्शियसनेस कह दें, उसे आप डिवाइन कॉन्शियसनेस कह दें, कुछ भी वर्ड दे दीजिएगा। उसे आप स्पिरिचुअल लेवल कह दें। और अगर आप उस लेवल से चीजों को देखेंगे तो सडनली ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक हो रहा है। फिर मैं वहीं आता हूं, छोटी छोटी चीजों को समझाऊंगा। इस लेक्चर को आराम से देखिएगा। हम अपनी लाइफ में हमारा जो ये है होना चाहिए, ये ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए, पर हमारा समाज कई बार नीचे से ऊपर की तरफ आपको ट्रेंड करता है। आपको शीर्षासन कराया जा रहा है बचपन से। बताता हूं कैसे। मान लेते हैं एक बच्चे ने लिख दिया गलती से, आपने उसे एक क्वेश्चन दिया कि बेटा बताओ 2 + 2 = व्हाट। उस बच्चे ने लिख दिया 2 + 2 = 5। अगर उसने ऐसा लिखा है तो उसकी प्रॉब्लम कहाँ है। उसकी प्रॉब्लम या तो नंबर 2 की है, यानी कि उसके एक्शन की प्रॉब्लम है, या उसकी कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है। यानी कि या तो वो कैपेबल नहीं है इसे करने का, या जल्दबाजी में उसने 5 लिख दिया। यही तो 2 है इसकी प्रॉब्लम। हाँ जी। पर इमीडिएटली टीचर या प्रिंसिपल या पेरेंट्स उसे क्या कहेंगे, तुमने 2 और 2 5 किया, यानी कि तुमने यू डिड एक्स, तुमने एक एक्शन किया, यू डिड एक्स, एक्स मीन्स एक्शन। तुमने 2 और 2 5 लिखा, यू डिड एक्स एक्शन, यू आर स्टूपिड, यू आर इडियट। और आपने उसकी आइडेंटिटी फॉर्म कर दी। और आई एम के बाद, आई यू आर के बाद, ही इज के बाद जो भी वर्ड लगता है वही उसकी आइडेंटिटी होती है। और इमीडिएटली इस एक्शन ने इस बच्चे की आइडेंटिटी जो यहां पर थी, 4 5 6 छठे लेवल पर जो आइडेंटिटी पड़ी थी, उसके दूसरे लेवल से आपने उसको बना दिया। यानी कि वो आपके एक एक्शन ने उसकी आइडेंटिटी को बना दिया। एंड इट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो हमारे स्कूल्स में चल रही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में चल रही है, और हमारी पेरेंटिंग में चल रही है। तुमने पानी गिराया ना भैया के ऊपर, बैड बॉय कर दिया, बैड बॉय।
हाँ जी। और इस तरह से आपके एक्शन को आपकी आइडेंटिटी में बदल दिया जाता है, और ये आइडेंटिटी फिर ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। वही आपकी वैल्यूज को क्रिएट करती है, वही बिलीफ सिस्टम को, वही हैबिट को और नए एक्शन को। इस बच्चे को आपने 5 बार इडियट बता दिया, क्योंकि फिर ये बड़ा होकर बीवी के साथ भी कोई गलती करेगा, पैसे में भी गलती करेगा, बॉस के साथ भी गलती करेगा, और हर जगह एक ही बात आएगी, यू आर इडियट, और ये आवाज इसके अंदर परमानेंट हो जाएगी, आई एम इडियट। और ये इडियटनेस अब इसकी हर जगह पर दिखाई देगी, या मोस्ट ऑफ द थिंग्स में दिखाई देगी, और इसका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। ये रोज हमारे रिश्तों में भी आप देखते होंगे खुद के। कैसे, मैं बताता हूं। एक्शन से आइडेंटिटी कैसे बनती है? पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, ये दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई, हस्बैंड वाइफ। एक्स ने फोन किया वाई को, इसने फोन नहीं उठाया किसी वजह से, एक बार नहीं उठाया, 2 दिन बाद फिर किया, फिर नहीं उठाया। अचानक एक्स क्या बोलेगा या बोलेगी? यू आर इररेस्पॉन्सिबल। बन गई आइडेंटिटी, यू आर इडियट, यू आर इररेस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि आपने फोन नहीं उठाया, और ये एक्शन हुआ यहां पर, और आइडेंटिटी बन गई यहां पर। और अगर ये आइडेंटिटी डीप चली गई, तो अब वो इररेस्पॉन्सिबल रहेंगे और 10 चीजों में, और फिर वो कहेंगे देखो मैंने कहा था ना तुम इररेस्पॉन्सिबल हो। इतना ही नहीं, ये आपकी बीमारियों की जो जड़ पड़ती है वो बचपन में पड़ जाती है। आप 2 बार 3 बार बीमार हुए, ये एक्शन है आपकी बॉडी का कि आप बीमार पड़ गए, ठीक है ना? और इमीडिएटली कोई धीरे से कहेगा यार ये तो बच्चा तुम्हारा बीमारी हो गया, ये तो बीमार बच्चा पैदा हुआ तुम्हारे यहाँ। इससे भी ज्यादा है, अगर आप किसी क्लिनिक में जाते हैं, क्लिनिक में जाइए कभी किसी डॉक्टर के, और कंपाउंडर पहली चीज क्या पूछता है, वो जो अटेंडेंट होता है, पेशेंट का नाम बताइए। और अगर आप ये कहते हैं अभी तो प्रूव नहीं हुआ मैं इस पेशेंट हूं या नहीं हूं, तो और अगर वहां पर आप कहेंगे लिखिए मेरा नाम है राम वर्मा, तो कहेगा भाई साहब पेशेंट की तरह पहले बिहेव करें, यानी कि आइडेंटिटी पहले बिहेव करें। आइडेंटिटी तो आपसे पूछे बगैर दे दी उसने। और इस तरह से हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट किया जाता है, और ये वो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं घंटों तक बोल सकता हूं। और ये है वो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, कि हमारी आइडेंटिटी है क्या, आप हैं कौन। और आइडेंटिटी में एक सवाल आता है, हु, मैं हूं कौन। अगर मैं इडियट हूं तो मेरी वैल्यूज कैसे हो जाएंगी विजडमफुल, मेरा बिलीफ कैसे हो जाएगा एक अकलमंद आदमी का, और मेरी हैबिट्स कौन सी हो जाएंगी अकलमंद आदमी की। सोचिए कि एक छोटा सा सेंटेंस उस बच्चे की लाइफ को बदल सकता था, जिसने 2 और 2 5 करे हैं। उस बच्चे को आप पहले कह रहे हैं तुमने 2 और 2 5 लिखा है, तुमने एक्स कर दिया इसलिए तुम वाई हो। ये भी तो हो सकता था उस बच्चे को ये कहा जाता उस टीचर के द्वारा, या उस फादर के द्वारा, या माँ के द्वारा, आई नो तुम इंटेलिजेंट हो, हालांकि तुमने आज 2 और 2 5 लिखकर गलती की है, पर तुम हो इंटेलिजेंट। सोचिए कि अगर आप अपने पार्टनर को नई आइडेंटिटी रोजाना देते हैं निगेटिव, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, अब तुम इररेस्पॉन्सिबल हो। आप ये भी तो कह सकती हो या कह सकते हो, मैं जानता हूं तुम रेस्पॉन्सिबल हो, आई लव यू, लेकिन आप 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहे। सोचिए कि आपने उसकी आइडेंटिटी को कितना बड़ा कर दिया है, और उसकी आइडेंटिटी के साथ उसकी कैपेबिलिटी को भी आपने बता दिया है कि तुमसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं क्योंकि तुम ये हो। जब जब आप किसी की आइडेंटिटी को श्रिंक करेंगे, याद रखिएगा, और अगर 2-4 बार आपने ऐसे कर दिया तो आपने उसकी लाइफ को कंप्लीटली बदल दिया है। और अगर आपने उसकी आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दिया है,
तो समझ लीजिए आपने उसको एक अमृत दे दिया है। कैंसर सर्वाइवर, क्या वर्ड दिया है, किसने दिया है, आप समझ में नहीं आता। कौन देता है ऐसे शब्द ये? अरे वॉरियर क्यों नहीं लिखा, विनर क्यों नहीं बोल देते? ठीक है ना। और ये रोजाना आप बोलते हैं। देखिएगा इस आइडेंटिटी को, उसे मैं ऊपर ले रहा हूं, इसे छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए। मैं पहले आइडेंटिटी पर आता हूं और आप कितने शौक से बोलते हैं देखिएगा। क्या आपने ये सेंटेंस नहीं बोला कभी, या इस तरह का? लिखते रहिएगा। आई एम ए स्मोकर, बोला ना। आई एम ओबीस, बोला ना। आई एम फैट, बोला ना। आई एम एलर्जिक, बोला ना। आई एम अस्थमेटिक, अगर अस्थमा है किसी को। आई एम डायबिटिक, आई एम हाइपरटेंसिव, आई एम एल्कोहलिक, आई एम पुअर, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम एंक्सियस, आई एम फोबिक, आई एम पेशेंट ऑफ, आई एम चीटेड। आई एम के बाद ये सब सेंटेंस आप रोज बोलते हो। आई एम लोस्ट, वेरी बैड वर्ड। आई एम लर्निंग डिसेबल्ड, आई एम डायबिटिक। हो गया ऊपर। ये रोज अपनी आइडेंटिटी को आप बना लेते हैं और इमीडिएटली जैसे ही आइडेंटिटी बनती है, नीचे का पूरा वर्ल्ड आप इमीडिएटली बदल चुके होते हैं। जब आप किसी वर्ड के साथ अपनी आइडेंटिटी को इज एमआर के साथ बोलते हैं, बहुत आसानी से धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं कोई भी एक आइडेंटिटी ले लेता हूं, आई एम डायबिटिक सर, तो इमीडिएटली मैंने बाकी आइडेंटिटी को जीरो कर दिया है। जबकि आई एम ए फादर ऑल्सो, आई एम ए सन ऑल्सो, आई एम ए ब्रदर ऑल्सो, आई एम ए हस्बैंड ऑल्सो, आई एम ए ट्रेनर ऑल्सो, ठीक है ना। आई एम एंटरटेनर ऑल्सो, आई एम ए रीडर ऑल्सो। और मेरे माइंड के लिए सारी आइडेंटिटी भूल गया वो, और एक आइडेंटिटी में उलझ गया, वो है आई एम डायबिटिक। और जो बाकी रिसोर्स से उसके पास अच्छी स्टेट में आने के और रिसोर्सफुल स्टेट को गेन करके एंजॉय करने के, वो सारे आपने बंद कर दिए। और अगर उस वर्ड के साथ कोई इंटेंसिटी लगी हुई है, अगर उस आदमी ने कहा आई एम दिस डिजीज पेशेंट, और वो बहुत ही पावरफुल है, अब आपने रहा सहा भी काम खत्म कर दिया, क्योंकि आपने तो होप भी खत्म कर दी, क्योंकि आप उसके पहले डर को लिए बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, किसी आदमी ने मुझसे कहा, आप ध्यान से सुनिएगा, पहला रूल है कि आइडेंटिटी को कैसे चेंज करें। पहला रूल लिखिए, हाउ टू चेंज और एक्सपेंड योर आइडेंटिटी। चेंज और एक्सपेंड। और यहां पर मैं बहुत सारे लोगों की आज आपकी हेल्प करने जा रहा हूं।
एनएलपी का पीक चल रहा है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा ये सेंटेंस। आपका बच्चा आगे कहता ठीक है ना, आई एम कंफ्यूज डैड, ठीक है ना, उस टाइम आप क्या बोलेंगे उसको? नो यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। एक बात बताऊं मैं आपको, यहीं रोकते हुए छोटी सी चीज बताता हूं। मान लेते हैं आपका बच्चा है और आप एक टीचर है या एक प्रिंसिपल है या एक माँ है या एक फादर है, और आपका बच्चा है दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, और वो आके आपसे कहता है आई कांट लर्न मैथमेटिक्स। आपका बच्चा कहता है आई कांट लर्न मैथमेटिक्स, मुझसे मैथमेटिक्स नहीं होगा। आपका जवाब पता है क्या होगा? द वर्स्ट एवर आंसर इज गिवन बाय यू एंड मी। नहीं बेटा तुम कर लोगे, ये सबसे खतरनाक आंसर है। नो यू कैन डू इट, यू मस्ट अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल। आपके अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर जागेगा। मोटिवेशन के बारे में मैं एक ही वर्ड बोलता हूं, इफ यू मोटिवेट एन इडियट यू विल गेट अ मोटिवेटेड इडियट। अगर आप किसी बावले को मोटिवेट करेंगे, इफ यू आर मोटिवेटिंग अ मर्डरर यू विल गेट अ मोटिवेटेड मर्डरर। अब वो हफ्ते में 2 सुपारी फालतू लेगा। तो जब आपका बच्चा ये कहता है आई कांट लर्न मैथमेटिक्स, और आपका उसका एकदम से जवाब आता है नहीं बेटा यू कैन लर्न इट, मेहनत किया करो, यू कैन लर्न इट, मेहनत किया करो। डू यू नो आपने इस बच्चे के साथ कितनी बड़ी गलती करी है? आप कहेंगे इसके अलावा और क्या बोलेंगे, हम तो यही बोल रहे हैं। एक बात का जवाब दीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, पेरेंटिंग का एक बहुत खास टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं। आपके बच्चे की इनर रियलिटी है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, उसका ये बिलीफ है, उसकी ये इनर रियलिटी है। यस और नो, अंगूठा करें यहां। साफ सी बात है, उसके बच्चे ने, आपके बच्चे ने कहा मैं मम्मी मेरे से ये सवाल नहीं होगा, उसकी इनर रियलिटी है यस। आपकी इनर रियलिटी के तू कर लेगा। ये बताइए कि आपके बच्चे की इनर रियलिटी और आपकी इनर रियलिटी दोनों मैच कर रही हैं या मिसमैच कर रही हैं? मिसमैच कर रही है ना, यस और नो। एंड इमीडिएटली कॉन्शियसली बच्चा कहेगा ओके मामा थैंक यू, लेकिन अनकॉन्शियस एक चीज जान चुका है, 86 बिलियन सेल जान चुकी है कि दिस पर्सन इज माई मिसमैचर, और हम कभी भी मिसमैचर को लाइक नहीं करते। और 12 साल के बाद वो आपकी हर बात पे एक ही बात कहेगा आई नो डोंट टेल मी। आप कहेंगे बेटा बाहर मत जाओगे, वाई नॉट? वो करेगा जो भी आप कहेंगे उसका उल्टा करेगा, क्योंकि ये बात आपने उसके दिमाग में डाली थी उस दिन, जिस दिन आपने उसकी रियलिटी को एक्नॉलेज नहीं किया था, बल्कि अपनी रियलिटी उसके ऊपर थोपी थी, और वो भी उल्टी थोपी थी, सीधी नहीं थोपी थी। और यही आप अपने रिश्तों में भी करते हैं। बच्चे को क्या कहना है ये मैं आपको बताऊंगा, फिर बच्चे से क्या बोलना था ये मैं आपको मेटा मॉडल में पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, जैसे ही आप किसी की भी रियलिटी को एकदम से मिसमैच करेंगे, यू आर द सबकॉन्शियस एनिमी, चाहे आप उसके बाप ही क्यों ना है। एंड इट इज वन ऑफ द रीजंस द मोस्ट ऑफ द फैमिलीज डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन, बिकॉज वो सारे के सारे पढ़े लिखे हैं माँ बाप, और वो ये मानते हैं कि जो भी वो बोलेंगे अपने फायदे बच्चों को वो सही बोलेंगे। एक भी सेंटेंस कई बार सही नहीं बोला जाता, और फिर मेरे साथ कई बार चिल्लाते हैं पेरेंट्स आगे, मैं इसका बाप हूं, जोर से चिल्लाता है। मन का सर इसे बोल, जोर से बोलकर जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? आराम से भी बोल सकते हो, बिकॉज आपने गड़बड़ तो कर दी है। फिर क्या बोलना था? मैं यही तो कह रहा हूं, कई बार शादी कर ली, शादी करते ही आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। अगली सुबह जब आपके दुल्हन को लेके चलते हो 5 बजे तारों की छांव में, उस समय आपकी आइडेंटिटी क्या होती है? यू आर ए हस्बैंड नाउ। ऐसा रात को आपने कौन सी ट्रेनिंग ली कि कल तक आप एक जनरल आदमी थे, आज आप हस्बैंड हो गए? कौन सी ट्रेनिंग ली? सिवाय एक घोड़ी, वो भी किराए की थी, उस पर बैठना सीखा था, वो तुम्हें भी बैठाया गया था, मुझे पता।
2-3 लोग इधर से सरकाते हैं आपको, 2-3 उधर उसका आपका पैर उसमें घुसाते हैं, ठीक है ना। ये आपका पहला काम था। और दूसरा वो सिंदूर में मांग में डालना, वो पंडित जी आपका हाथ लगा के करवा देते हैं। इसके अलावा आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की कि भाई आप हस्बैंड होकर कोई नई चीज जान गए? बताओ, नहीं जाने ना, वो मजाक की बात है, पर बात सच है ना, यस और नो। और अगली सुबह से एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बताएगा। अब आपके यहाँ 10-11 महीने में, 1 साल में एक बेबी आ जाएगा। उस दिन आपकी एक आइडेंटिटी और बन जाएगी। नाउ यू आर ए फादर। तुमने ऐसा क्या करा भाई? इन 12 महीनों में, 9 महीनों में, 10 महीनों में ऐसा क्या करा कि तुमने फादर की आइडेंटिटी को क्वालिफाई किया? कुछ भी नहीं किया। अब ये एक अंधा 2 अंधों को रास्ता दिखाएगा। यही चल रहा है। याद रखिएगा, ये अपने आप में एक आर्ट है। वो क्या बोलना है वो संडे को मैं बताऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन मैंने आज आपको प्रूव करवा दिया कि हम स्कूल्स में और ड्राइंग रूम में 2 ही जगह बच्चे के माइंड के मिसमैचर पाए जाते हैं, एक ड्राइंग रूम में और एक क्लासरूम में। बुरा मत मानिएगा, आप में से कोई टीचर भी हो सकता है, पेरेंट तो सभी होंगे, और वहां से हमारे बच्चों की आइडेंटिटी, बेटा पानी तुमने गिराया, यू आर नॉट ए गुड बॉय। पानी नहीं गिराओगे तो यू आर ए गुड बॉय। यानी कि इस रिवार्ड के लिए वो गुड बॉय है, छोटा सा रिवार्ड बना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी लाइफ को सिर्फ 2 साल की उम्र तक जीते हैं। आज की सेंचुरी में आप अपनी उम्र को 2 साल तक जीते हैं। जब आपको कुछ भी आप करें, हर आदमी आपको प्यार करते हैं, इट इज योर वर्ल्ड। और 2.5 साल की उम्र में आपको एक ड्रेस पहनाकर स्कूल में बैठा कर दिया जाता है। फिर आपसे कहा जाता है, बेटा ये ऐसे लिखा, ये आपने अच्छा नहीं लिखा ना, यू विल नॉट गेट द स्टार। ध्यान से सुनेगा जो मैं एक एक बात को कह रहा हूं। उसके बाद आपके माइंड को पता चलता है कि हाउ टू गेट द स्टार, हाउ टू गेट द क्लैप, हाउ टू गेट द टॉफी फ्रॉम द टीचर और पेरेंट। एंड उसके बाद उस बच्चे का माइंड सिर्फ एक चीज के लिए काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ रिवार्ड को लेने के लिए और पनिशमेंट को बचने के लिए। अब वो 3 साल का बच्चा, उसे पता हो जाता है कि रिवार्ड कैसे मिलेगा और पनिशमेंट कैसे अवॉइड करा जाएगा। मुझे ये चीज चाहिए तो कितनी जोर से रोना पड़ेगा, कैसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और ये अगर मेरे से गलती होगी तो मुझे झूठ कैसे बोलना है, नहीं तो पिटाई होगी। और आपका बिहेवियर, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ एक चीज से बनती है, वो है इड एंटिटी। आइडेंटिटी की को 2 वर्डों में तोड़ दो, आइड एंड इड, आईडी और एंटिटी, इन दोनों को अलग करके देखो। इड मीन्स होता है चाइल्डहुड, एंटिटी मीन्स होती है यूनिट। आज आप जिस व्यक्तित्व को जी रहे हो, ये बचपन में बनकर आ चुका है। आज मैं इसे थोड़ा बहुत बदलूंगा। जो बचपन में आपके पास इड एंटिटी थी, 2 साल के बाद वो सिर्फ मैनिपुलेटेड आइडेंटिटी में जी रहे हैं, जिसे आप ईगो कहते हैं। ये ईगो या ये फॉल्स आइडेंटिटी, ये 2 साल तक आपकी ऑथेंटिक पर्सनालिटी थी। आप कुछ भी खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लोग आपको लाइक कर रहे हैं। उस समय आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते थे, पर उस समय अकल नहीं थी। और उसके बाद आपकी जो एंटिटी है, वो चाइल्डहुड के पनिशमेंट और रिवार्ड से बनी है। किस चीज से बनी है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो आप अपनी आइडेंटिटी को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। उसके बाद सिर्फ आपकी रिवार्ड एंड पनिशमेंट की आइडेंटिटी साथ चल रही है, और उस आइडेंटिटी को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं ढूंढ रही है आपको। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि आप बहुत करोड़पति बनकर भी खुश नहीं हैं, बिकॉज आप कुछ और हैं। आप करोड़पति से बिलोंग ही नहीं करते थे। वो तो आपने पैसा कमा लिया एक भीड़ में, फिर वहां आकर पहुंचे कि यहाँ पर भी मैं खाली हूं। और उसी खालीपन को दूर करने के लिए कभी आप मंदिर जाते हैं, कभी दोस्ती करते हैं, कभी शराब को पीते हैं कि ढूंढो कौन हूं मैं। याद रखिएगा, उस आदमी को वहां एक खालीपन है। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है, इस आइडेंटिटी को जीना लगता है। उसे पता है कि अब इस आइडेंटिटी में
पनिशमेंट और रिवार्ड के अलावा सब लोग इसी से प्रभावित होंगे। तो यहां से वो शो करता है, शो दिखावा करता है। देखो मेरी कार कितनी बड़ी, देखो मेरी बाइक कितनी बड़ी, देखो मेरा मोबाइल कितना बड़ा, देखो मेरे पास 5 गर्लफ्रेंड है, देखो मेरा बॉयफ्रेंड कितना स्मार्ट है। और वो सिर्फ दुनिया को डराने के लिए इन पोजेशन का सहारा लेता है। एक सेंटेंस जिसने मुझे बहुत गहराई तक हिलाया था जब मैं आइडेंटिटी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, स्मॉलर द आइडेंटिटी बिगर द ज्वेलरी। जितनी छोटी आइडेंटिटी है उतनी बड़ी ज्वेलरी उसको चाहिए। और वो सिर्फ सब कुछ पोजेशन, पावर, पैसा डराने के लिए लेता है कि लोग मुझसे डरें, लोग मेरी तरफ देखें, जिसको हम सिग्निफिकेंस कहते हैं ह्यूमन नीड में। और मैं एक कहानी सुनाता हूं, फिर आपको आइडेंटिटी बदलने का तरीका बताऊंगा। अगर आप कैंसर पेशेंट से हेल्दी पेशेंट तक आना है तो इस आइडेंटिटी को अंदर से बदलिए। पहले इनसाइड आउट चेंज करेंगे। अगर आप गरीब से अमीर बनना चाहते हैं तो पहले आइडेंटिटी पर शिफ्ट लाइए। अगर आप डिप्रेस्ड से डिलाइटफुलनेस तक जाना चाहते हैं तो आइडेंटिटी में शिफ्ट लाइए। और इसको शिफ्ट देने के लिए ओनली आई कैन हेल्प यू। और अगर कोई और भी कर रहा है, मैं 100% कह सकता हूं, 120% राधा, ही हैज लर्न फ्रॉम मी। बिकॉज ये मैंने सबसे पहले पढ़ा था कोरियन वॉर में, जब चाइनीज सोल्जर्स ने अमेरिकन सोल्जर्स को पकड़ा था, प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया था, और एक माइंड टेक्निक लगाई थी 3-4 सेंटेंस की, लॉजिकली, एंड दे यूज्ड टू चेंज देयर आइडेंटिटी। वही मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। Do the same thing with your children if you are a teacher. Change them in the very early age because they are coming from the distorted identity. मैं एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी ने मुझे बहुत हिलाया है। आज आप इसे समझेंगे तो आज उछल जाएंगे आप। ये कहानी एक कल्पना से भरी है, एक काल्पनिक कहानी है, इमेजिनरी। कंधे सीधे करके बैठो जरा। ये कहानी, एक इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक आदमी है और एक है जो खेतों में, जंगल में, जिसे किसान कई बार बर्ड्स को, तोतों को या फिर पशुओं को डराने के लिए एक ऐसा ही घड़ा सा बना देता है, उसका काला मुंह कर देता है, एक ऐसे कपड़े पहनाकर एक पुतला बना देता है। उसे हम इंग्लिश में स्केयर क्रो कहते हैं, हमारे यहाँ पुतला बोला जाता है। वो ऐसे ही बना देते हैं ताकि चिड़िया खेत को नुकसान न करे, फसल को। और यहां से इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी संवाद है। और ये जो स्टोरी है, ये जो ड्रामा है, ये खलील जिब्रान का लिखा हुआ है, जो 20th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए। 2 ही सेंटेंस है इसमें, और इसी में मुझे तो हिला दिया था, आप भी हिल जाएंगे। वो आदमी जा रहा है, उसे देखता है कि स्केयर क्रो है, वहां पर पुतला बना खड़ा है। वो आदमी रुकता है और पुतले से बोलता है, तुम कौन हो? तो पुतला जवाब देता है, मैं स्केयर क्रो हूं। आदमी पूछता है, तुम क्या करते हो यहां? पुतला बोलता है, मैं लोगों को डराता हूं। अगली 2 लाइन में दिल पर लगेगी आपको ये। तुम यहां क्या करते हो? मैं तो लोगों को डराता हूं। आदमी कहता है, यही मैं करना चाहता हूं, मैं भी इस दुनिया को डराना चाहता हूं। पुतला कहता है, तुम ये नहीं कर सकते। आदमी कहता है, क्यों नहीं कर सकता? और लास्ट लाइन सुनिएगा, पुतला कहता है, उसके लिए अंदर से खोखला होना पड़ता है। सिर्फ खोखला ही आदमी दूसरे को डरा सकता है, क्योंकि वहां पर उसकी सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज नहीं है। बस यहीं पर अंत है इस कहानी का। इतनी सी कहानी है, बट इट shook me when I was suffering a lot and I said, my God, ये तो मेरी कहानी है। याद रखिएगा, अधिकांश लोग आपको डराते मिलेंगे, पावर से, पैसे से, पोजीशन से, अपनी इवन अपनी नॉलेज से। इसीलिए मैंने कहा था ना कि मुझे गुरु मत कहना, क्योंकि जिस दिन मुझे इसका भ्रम हो गया,
when I am talking to you, I got two people, ठीक है ना, one from Saudi Arabia, he is asking me to come, and one I am receiving a message from Africa, and he said, I will bring you to the Africa and I will make you popular because I have never listened a person like you. I understand Hindi and I understood you. I said बस इतना ही काफी है सर, मिल लीजिएगा. Because the moment आपने मुझे इसका घमंड दिलवा दिया, मेरे अंदर खोखलापन आ जाएगा. मुझे अपने उसी गांव की मिट्टी से रहने दो, तभी मैं किताब लेकर पढ़ लूंगा. जिस दिन पता चलिए मैं तो बाबा बन गया, गड़बड़ हो जाएगी. याद रखिएगा, अब इस आइडेंटिटी को कैसे बदलें, ठीक है ना. अगर आप ये कहते हैं आई एम ए माइग्रेन पेशेंट, आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, आई एम ए लर्निंग डिसेबल्ड, आई एम डिप्रेस्ड, तो याद रखिएगा ये बहुत खतरनाक आइडेंटिटी है. आई एम के बाद में कोई भी निगेटिव शब्द आप नहीं बोलेंगे. इसे आप ब्रैकेट में लिख लो और लिख लीजिएगा अ मैसेज फ्रॉम अ फ्रेंड. दिस टाइम राम वर्मा मंत्र लिखिएगा, ना भी लिखोगे चलेगा, बट मैसेज फ्रॉम अ फ्रेंड कि आप कभी भी आई एम के बाद में नेगेटिव आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, बिकॉज इट विल बिकम योर रियलिटी. अभी मैं वैल्यूज के ऊपर भी आऊंगा, इसलिए आपको तीन ही जगह समझना है. वैल्यूज, आइडेंटिटी एंड बिलीफ. इन्हें गाइड करेगा कौन? ऊपर वाला पार्ट. ऊपर वाला पार्ट बताएगा कि फिर आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए. बदलनी पहले सिखाऊंगा, बाद में आप कर लीजिएगा. फिर आपकी वैल्यूज के बारे में बताऊंगा, ये क्या है. वैल्यू हायरार्की तो बहुत डीप सेंटेंस वो है. वैल्यू हायरार्की तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, निकालना किसी भी आदमी के. अगर आपने उस वैल्यू हायरार्की को निकालना सीख लिया तो आप किसी भी आदमी को लाइए, उसे बता दीजिएगा सर मैं आपकी 10 मिनट सवाल पूछूंगा, 10 मिनट में बता दूंगा कि आप आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप कर कुछ रहे हैं, वैल्यू इंपॉर्टेंट कुछ और है. लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू हायरार्की एनएलपी में नहीं आती, उसे मैं किसी दूसरे कोर्स में कभी आपको सिखाऊंगा. I'll be bringing it in my longevity mastermind. किसी 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं. That I will put there. Let us start how to change identity. ये यही रहेगा. मैं ये थोड़ा मिटा देता हूं यहां से, ये मिटा देता हूं. नया पेपर खोलिए और मैं ऐसा बताऊंगा कि इसे कोई भी कर लेगा. ये नहीं समझिएगा कि इसके लिए आपको बहुत बड़ा काउंसलर होना पड़ेगा. अगर आपकी आइडेंटिटी अच्छी नहीं है तो याद रखिएगा फिर आप कभी भी कुछ भी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. याद रखिएगा. ये कहानी छोटी सी, हर बार मैं इसी का एग्जाम्पल देता हूं, कई एग्जाम्पल है, पर जब मैं पढ़ाता हूँ यही याद आ जाता है, बिकॉज ये मेरी कॉलोनी का ही है. आई मेट लेडी हियर विद हर हस्बैंड कुछ साल पहले इन ए योगा क्लास, एंड शी सेड राम सर आपके बारे में से मैंने पढ़ा है, सुना भी है, कैन यू हेल्प मी. आई सेड बताइए मैम. और उसने एक सेंटेंस बोला, आई एम अस्थमेटिक. यानी कि मुझे दमा है. मैंने उनसे कहा कि नहीं तुम्हें दमा नहीं है, तो निकले नहीं सर मुझे आई एम अस्थमेटिक. मैंने कहा यू आर नॉट. ऐसे ही चलता रहा. फिर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है. फिर उनके हस्बैंड ने भी कहा नहीं सर शी इज माई वाइफ, शी इज पूजा एंड शी इज अस्थमेटिक. आई सेड शी इज नॉट. तो उन्होंने कहा सर आप क्या कहना चाहते हैं. तो अब यहाँ से एक काउंसलिंग शुरू हुई है और नीचे तीसरी लाइन तक आते आते मैं आइडेंटिटी को चेंज करना सिखाऊंगा. तैयार रहिएगा. यहाँ पर आप फिर आपकी आइडेंटिटी को भी कोई भी आपने गलत ले रखी है, और ये मेरा आपको एनएलपी नहीं, ये गिफ्ट होगी. समझ लीजिए ये $1 मिलियन काउंसलिंग है आपकी. चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, जिसको आप ये कह रहे लर्निंग डिसेबल्ड है वो. आई एम अस्थमेटिक. उसने कहा कि मैंने यहाँ पे एक सवाल पूछा, आर यू अस्थमेटिक. बस यही टेम्पलेट चलेगा हर जगह. और हैव यू गोट
अस्थमा, अस्थमा मीन्स दमा, क्वेश्चन मार्क, तो इसको अंडरलाइन कर लो। अगर मैं कहूं आई एम स्मोकर, तो आप क्या बोलेंगे यहां पर? आर यू अ स्मोकर और हैव यू गोट अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग? हैबिट ऑफ स्मोकिंग आ जाएगा। सर आई एम डायबिटिक, ओके, आर यू डायबिटिक और हैव यू गोट डायबिटीज? सर आई एम पुअर, सो आर यू पुअर और हैव यू गोट पॉवर्टी? सर आई एम कैंसर पेशेंट, आर यू ए कैंसर पेशेंट और हैव यू गोट द पैटर्न ऑफ कैंसर? तो जैसे ही मैंने उससे पूछा आर यू अस्थमेटिक और हैव यू गोट अस्थमा, उस लेडी ने एक जवाब दिया, सर बोथ आर सेम, एक ही तो बात है। और यहां पर सभी लोग ऐसे ही कहेंगे। जब एक बच्चे को मेरे पास लाया गया, क्या है कि सर मुझे आई एम डिसलेक्सिक, मेरी स्पेलिंग ठीक नहीं होती, आई एम डिसलेक्सिक, तो मैंने उससे पूछा आर यू डिसलेक्सिक और हैव यू गोट द डिजीज ऑफ डिसलेक्सिया? तो उसने एकदम से यही कहा कि सर बोथ आर सेम। तो यहां पर मैंने उस लेडी से कहा कि आर यू अस्थमेटिक और हैव यू गोट अस्थमा? उसने कहा इट इज सेम। तो मैंने कहा ओके, आई हैव गोट अ कार, इट मीन्स आई एम ए कार? I have got a jacket. Am I a jacket? I have got a mobile also. Am I a mobile? अब मेरी बैटरी चार्ज करोगे? I have got टमाटर also. तो मेरी चटनी बनेगी? वो हंसने लगी कि हाँ बस सर ये तो मतलब नहीं। तो उसने कहा कि सर ओके आई हैव गोट, तो मैंने लॉजिकली बता रहा हूँ लॉजिकली, तो मैंने कहा उसने कहा आई हैव गोट अस्थमा। देखिए मैं यहीं तक मैंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अभी वो अस्थमा थी, अब वो अस्थमा उसके पास है, यानी कि मेरे पास बैग है पर मैं बैग नहीं हूं, मेरे पास कूड़ा है पर मैं कूड़ा नहीं हूं, मेरे पास कॉन्स्टिपेशन है पर मैं कॉन्स्टिपेशन नहीं हूं। डोंट यू थिंक द माइंड हैज ऑलरेडी डिटैच्ड? यस, इट इज कॉल्ड डिसएसोसिएशन। सो यू हैव गोट अस्थमा लिख दोगे यहाँ पर, तो इसमें साइन करवाया करते थे वो चाइनीज, तो मैंने कहा तुम साइन करो, लाओ जी कर देती है। तो फिर मैंने अगला सवाल करा, बिल्कुल यही टेम्पलेट रखना है आपको, यही लाइन रट लेना इनको। मैंने बोला ओके हैव यू गोट अस्थमा फॉर ऑल द टाइम? और फॉर सम टाइम? क्या आपको ये अस्थमा हमेशा रहता है या कुछ समय के लिए रहता है? उसने कहा सर 2 साल से था, 2 साल पहले तो नहीं था, कल रहे न रहे पता नहीं, तो मैं तो यही कहूंगी सम टाइम है। बट सर मैं, आप ये कहेंगे सर पर मैं तो मोटा हूं, फॉरएवर ही हो गया ना, यही तो गलती कर रहे। देयर वाज अ टाइम इन योर बॉडी व्हेन यू वर नॉट ओबीज, भले ही आप 3 साल के थे, ओबीज नहीं थे। तो इसका मतलब है फॉर सम टाइम है, राइट? हाँ जी। अब एक आदमी ने कहा सर आई एम स्मोकर ऑल द टाइम, ही तो हूं ऑल स्मोकर। मैंने कहा एक सिगरेट को पीने में कितना टाइम लगता है? एक सिगरेट कितने कश मारते हो कि वो खत्म हो जाती है? उसने कहा 10 से 12। एक कश को मारने में कितने सेकंड लगते हैं? उसने कहा 5 सेकंड। इसका मतलब एक सिगरेट को पीने में कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड। कितने मिनट हुए? 1 मिनट। कितने सिगरेट पीते हो? 20। तो यू आर स्मोकर ओनली फॉर 20 मिनट्स। यू आर स्मोकर फॉर 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है ना? तो मैं, उस बच्चे ने कहा सर आई एम लर्निंग डिसेबल्ड। आई सर हैव यू गोट, आर यू लर्निंग डिसेबल्ड और हैव यू गोट लर्निंग डिसेबिलिटी? उसने कहा बोथ द सेम थिंग। तो मैंने यही कहा। फिर बच्चे ने कहा ओके सर आई हैव गोट लर्निंग डिसेबिलिटी। तो मैंने उससे कहा कि हैव यू गोट लर्निंग डिसेबिलिटी इन योर सब्जेक्ट्स?
जो तुम पढ़ते हो, या फॉर एवरीथिंग? उसने कहा सर मूवी में तो मैं एक सब कुछ बता देता हूँ, सब याद आ जाता है। किसी भी बच्चे से पूछ लेना, 3000 फ्रेम की मूवी होती है एक, अप टू, वो सब बता देगा मुन्नी कहाँ बदनाम हुई है। लेकिन वो एक छोटा सा मैप याद नहीं करेगा। बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, टीचिंग डिसेबल्ड टीचर्स है हमारे पास। बच्चे फिर वो 3000 फ्रेम का कैसे याद कर रहा है वो मूवी को? एनीवे, सो हैव यू गॉट अस्थमा और फॉर ऑल द टाइम? उसने कहा कि सर ऑल द टाइम तो नहीं, 2 साल पहले 3 साल पहले नहीं था, हो सके कल ना हो, आप तो मिल गए, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि यू हैव गॉट अस्थमा ओनली फॉर सम टाइम? उसने कहा यस सर। मैंने कहा लिख दिया। सो यू हैव गॉट अस्थमा फॉर सम टाइम। ओनली को बड़ा कर लेना, साइन कर दोगे? उसने कहा हाँ जी ठीक है, साइन कर दिया। सो यू हैव गॉट अस्थमा ओनली फॉर सम टाइम। और यहां तक हंसी आने लगी कि हाँ सर, ओनली फॉर सम टाइम। अभी तक क्या थी? मैं अस्थमा हूं। अब क्या है? आई हैव गॉट अस्थमा ओनली फॉर सम टाइम। उन्होंने कहा कई बार 6 महीने तक नहीं आता, अगर वैसे भी देखो तो। कई बार महीने में 2 बार आ जाता है, पर आता वो 1 घंटे के लिए ही। एनीवे, अगला सवाल देखे क्या था, और यही सवाल बस आइडेंटिटी बदलता है। फिर मैंने कहा देन हु आर यू मोस्ट ऑफ द टाइम और रेस्ट ऑफ टाइम? कुछ देर के लिए आप अस्थमेटिक हैं, कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए आप ऑबीज हैं, रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए आप कौन है? एंड शी सेड सर आई एम ए हेल्दी पर्सन। और यही वो आइडेंटिटी शिफ्ट थी। तो मैंने उससे कहा तो फिर मैं एक सेंटेंस लिख दूं? और उसने कहा सर अस्थमा तो है ना अभी भी। मैंने कहा मैं लिख देता हूं ना, लिखो यहां पर, इसे आप बॉक्स में लिखो। आप सब लोग अपनी आइडेंटिटी अभी बदलेंगे जो भी आपने पकड़ रखी है। मैंने उससे कहा तो मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट लिख दूं, अगर वो अच्छा लगेगा तो आप उसको चिपका लो अपने माइंड के ऊपर। सर क्या होगा? ओके, आई एम अ हेल्दी पर्सन most of the time, having a challenge or having a pattern or having a disease or having a challenge of asthma for some time. और ये है आपकी आइडेंटिटी का नया स्टेटमेंट। So you are not obese, you are a slim person having a challenge of obesity for some time, for some years. You are not a smoker, you are a healthy person having a pattern, having a challenge, having a masala of taking cigarettes for some time. You are not a constipation, but you are a healthy person having some, challenge of constipation for some time. You are not a cancer patient. You are a healthy person having a challenge or having a pattern of suppressed immunity for some time. मेडिटेट करो, कल ठीक हो जाएगी सप्रेस्ड इम्यूनिटी, एक्टिव हो जाएगी, एक्टिव हो गया रात रात में काम कर देगी। So you are a healthy person, so you are a rich person or you are a okay person having a challenge of not having money right now. अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है 2-4 साल से, लेकिन आप क्या कहते हैं, उस इशू को इतना बड़ा बना लेते हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर देते हैं। चेंज योर आइडेंटिटी। आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई एम ए ओके पर्सन, यहाँ जो भी लिखना है लिखो। Having a pattern of, having a challenge of
यहां पर बदल दो, फॉर सम, इसे बदल दो बस, फॉर सम टाइम लिखकर। लेकिन इतना आप एक बार लेकर चलो तो इसका माइंड कहेगा यार हाँ, रेस्ट ऑफ द टाइम में तो मैं हेल्दी आदमी हूं। सो यू आर नॉट डिप्रेस्ड, you have got the pattern of depression, and you have got the pattern of depression only for some time. You are not depressed when you are, I mean कुछ और काम कर रहे हो। जब आप सांस ले रहे हो आप डिप्रेस नहीं हो उस समय। जब आप अपने नहा रहे हो तब डिप्रेस नहीं हो, तब आप बाथिंग बॉय हो। So you have got depression only for some time. Then who are you rest of the time? आप कहेंगे I'm a healthy person. तो you are a healthy person having a challenge of pattern of depression for some time. और वो तो सम टाइम तो सभी के साथ है। टाटा के लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम, सबके लिए प्रॉब्लम है, तो इसको आइडेंटिटी में क्यों ला रहे हो? इफ यू हैव गोट सम गार्बेज फॉर सम टाइम, यू आर नॉट द गार्बेज, यू आर नॉट योर हैबिट, योर हैबिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम यू, एंड दिस वे you change your identity. Now question arises with the belief system, how to change it. Let us start. थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ, इसको आप चाहें तो इसका एक फोटो ले लें। यहां से शुरू होता है, और ये मेरा नहीं है, ये चाइनीज साइकोलॉजी थी। जब उन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ सोल्जर्स को, वॉर ऑफ प्रिजनर्स को आइडेंटिटी उनकी चेंज करी थी, और उन्होंने अमेरिका से चाइनीज में बदला था। दैट वाज द फॉर्मूला। वो कैसे लागू किया था वो यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं, बस था यही। सो इस आइडेंटिटी को अपनी बदलिए। जहां पर भी आप आई एम ने लगा दिया आपने, you are not irresponsible, you have got a pattern of irresponsibility only for some time. जब आपने फोन नहीं उठाया, rest of the time you are responsible, you are not idiot, you have got the pattern of not doing the right thing at right time sometime. उसे idiot को भी तो बदल दो ना। तो मैंने उससे कहा कि you are having the pattern of asthmani, pattern of breathlessness. भाई देवी, मैं इसका आपको बताना चाहता हूं, उसी साल दीपावली पर जब उन्होंने मुझे घर पे गिफ्ट मंगाई तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, उस टाइम उन्होंने मास्क लगाया हुआ था 5 साल पहले, उसने शी रिमूव्ड इट इमीडिएटली। और मैंने कहा कि नाउ एज ए हेल्दी पर्सन व्हाट वुड यू लाइक टू डू, एंड शी सेड आई वांट टू जॉइन जिम, एंड शी जॉइंड। और जब वो मुझे उन्होंने गिफ्ट देने की बात करी तो मैंने कहा कि भाई मैं तो इस टाइम मिल सकता हूँ, रात को लेट नहीं मैं अलाउ करूंगा, मैं थोड़ा आराम करूंगा। तो उन्होंने कहा सर तब मैं जिम में होती हूँ। मैंने कहा तुम तो जिम से डरती थी कि, तो उन्होंने कहा सर बदल तो गया सब कुछ। रिमेंबर, आइडेंटिटी बदलिए, आपकी सेल बदल जाएगी, आपकी जीन बदल जाएगी, आपका डीएनए बदल जाएगा। बिकॉज आइडेंटिटी इज द एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द माइंड। उसके नीचे वैल्यूज है, फिर बिलीफ है। अब बिलीफ को कैसे बदलें? हम लेंगे एक ब्रेक 10 मिनट का, और अब मैं फिर बिलीफ बदलूंगा, वैल्यू की हायरार्की तैयार करवाऊंगा, फिर एक छोटा सा और सिस्टम बताऊंगा इसमें, और लास्ट के 10 मिनट में मैं आपको इसका खूबसूरत सा अलाइनमेंट करवाऊंगा। अभी अलाइनमेंट नहीं, अभी तो बिखर रहे हैं, अभी तो पार्ट्स बिखरे हुए हैं। जब आपको मैं अलाइनमेंट कराऊंगा कि आपकी लाइफ का ये ट्राइंगल कैसे जा रहा है, पैसे का ट्राइंगल कहाँ जा रहा है, रिश्तों का कहाँ जा रहा है, सेहत का कहाँ जा रहा है, पूरी की पूरी लाइफ का कहाँ जा रहा है, और तब आप देखेंगे कि कैसे इसमें अलाइनमेंट होगा। अभी हमने आइडेंटिटी के ऊपर काम किया, अभी मैं वैल्यूज के ऊपर काम, बिलीफ के ऊपर काम करूंगा, लेकिन करूंगा 10 मिनट के बाद। टाइम चेक कर लें एंड बने रहिएगा। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। चेक योर टाइम। 주스 간주 소라? 아이고, 엄마 간주.
이거.